हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ लेकर आया हूं द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन की क्लास। ये क्लास रोज़ सुबह 6 बजे लाइव होती है। यह 1 सितंबर 2019 के लिए। दोस्तों, ये क्लास यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अदर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है, आपको एसडीएम बनना है, आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, एसएसपी रैंक में जाना चाहते हो, बड़े ऑफिसर बनना चाहते हो, कमिश्नर। क्योंकि किसी बच्चे का सपना होता है कि मैं आईपीएस में जाऊंगा। कोई बच्चे पहले 10 की लाइन में आने के बाद भी कहते हैं कि हम आईपीएस बनेंगे। कुछ बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं। आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाना चाहते हैं। कुछ लोग दुनिया में घूमना चाहते हैं सरकारी पैसे से, वो आईएफएस बन सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि यूपी में बहुत बड़े स्तर पर वैकेंसी निकाली जाती है, और अदर एग्ज़ाम्स। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है। देखिए, स्टार्टिंग में जब मैंने शुरुआत की थी आज से 2.5 साल पहले इन चीज़ों की, तो मुझे भी ये चीज़ें ऊपर से निकल जाती थी। ये निकलेंगी ही स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप रेगुलरली सुनते जाओगे, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये टॉपिक है, फिर मैं बोलता हूँ कि इसमें ये मुद्दा चल रहा है, फिर मैं बोलता हूँ कि इस पर राइटर ने क्या, सरकार ने किया, या फिर क्या हो रहा है हमारे आसपास, और उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स क्या आ रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। तो इससे आपका क्या होता है कि एनालिटिकल क्षमता, समीक्षा करने की क्षमता बढ़ती है। आप में क्षमता बढ़ती है कि आप किसी चीज़, अगर आपके सामने कोई टॉपिक आता है, कोई भी टॉपिक आप बैठे हो, सिंपल आपके सामने आता है, तो आप उसमें सोच सको, अच्छा इसमें ये भी हो सकता है, इसमें वो भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है। ये सब इसी से आती है। और हिंदू एडिटोरियल हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल हो, चाहे मिंट का हो, चाहे वायर का हो, और भी कई न्यूज़पेपर्स हैं, तो वो ऐसे स्टार्टिंग में समय नहीं आ जाते। ऐसी वीडियोस को देख देख कर पहले पढ़ो, फिर वीडियो सुनो, ठीक है, फिर सोचो कि हमने ऐसी क्या मिस्टेक की है बीच में, हमने ऐसी क्या मिस्टेक की है बीच में जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। फिर देखो कि मैंने किस तरह से चीज़ को बोला। फिर मैं ये चीज़ें होती हैं जो आपको सहायता करेंगी, आपकी मदद करेंगी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि ये अब एपीजे अब्दुल कलाम, देखिए मैं हमेशा इनकी कोट्स लाना पसंद करता हूँ। ऐसा क्या कारण है? ये ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत गरीबी देखी, शिक्षा करने का, पढ़ने का इतना प्यार था, इतना साहस था कि ये व्यक्ति ने उन दिनों में ये पढ़ाई की जब इनके घर पे बिजली नहीं होती थी, और पब्लिक लाइट होती है ना, जो स्ट्रीट लाइट होती है, गलियों में जो लाइट लगी है, उनके नीचे बैठकर पढ़ाई करना, मोमबत्ती जलाकर पढ़ना, इसे मेहनत कहते हैं। और ये व्यक्ति कहाँ पहुँचा? देश के राष्ट्रपति बने, न्यूक्लियर बम दिया। कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है ये। इन्होंने कहा है, इफ़ यू फेल नेवर गिव अप। अगर आप फेल होते हैं, आप प्रैक्टिस करते हुए फेल हुए, या किसी भी प्रैक्टिस करते हुए, या कोई रेस में फेल हुए, या कंपटीशन में फेल हुए, पेपर में फेल हुए, किसी भी चीज़ में फेल हुए, भागो मत, डरो मत, गिरो मत। क्योंकि फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने में पहली कोशिश। तो ये अब्दुल कलाम जी कहते हैं। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए हम सब घरों में रहते हैं, हमारे बहुत ड्रीम्स होते हैं, बहुत सपने होते हैं। क्या सपने होते हैं? हमें आईएएस बनना है, हमारे घरों में दुखों का जो पहाड़ है वो दूर करना है, हमें अपने माँ बाप को कुछ बन के दिखाना है। एक व्यक्ति, अगर आप गरीब परिवार में रह रहे हो, तो अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बन के दिखाओ ना, कलेक्टर बन के दिखाओ, रेवेन्यू सर्विस कर अधिकारी बन के दिखाओ, बड़े पुलिस अधिकारी बन के दिखाओ, एसएसपी बन के दिखाओ, एसपी बन के दिखाओ, तो मैं बता रहा हूँ आपके घर वालों की उम्र 10 साल बढ़ जाती है। क्योंकि उनकी टेंशनें दूर हो जाती हैं। वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे ने हमारा ही क्या, अपना भविष्य क्या, हमारा भी संवार दिया। मैं बता रहा हूँ, मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, सूरज की तरह तपो, मेहनत। सूरज अगर रोशनी देता है ना, तो उतना गर्म होकर तपता भी है वो, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हम आर्टिकल्स पर जाते हैं। देखिए, ये आर्टिकल हम पर नहीं करेंगे, कोई रेलेवेंट आर्टिकल्स नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। आरबीआई के ऊपर हमने काफ़ी पॉइंट्स की बात की है, ये वही पॉइंट्स दोहराए गए हैं इस बार, बस कुछ अलग तरीके से। ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। आज 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग बैंक थ्योरी, ठीक है दोस्तों, जो बैंकों का मर्जर किया जा रहा है, जो बैंकों का विलय किया जा रहा है। अब आता है लिबरलिज्म रन इनटू नेशनल पॉपुलिज्म। अब ये एक दूसरा टॉपिक आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे, इसको देख लें। अब देखिए, वो कह रहे हैं लिबरलिज्म रन इनटू पॉपुलिज्म। ये बात शुरू कहाँ से होती है? देखिए, लिबरलिज्म, लिबरलिज्म शब्द आपने सुना होगा।
देखिए एक बातों का याद रखिएगा, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसमें एक तो कंसेप्ट होता है जो ओवरऑल पिक्चर की बात करता है, कोई पूरी बात करता है, वो एक कंसेप्ट होता है, लेकिन उसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि लिबरलिज्म, स्टैटिज्म। आप जब सुनते हो ना तो आपको कहते हो, आप सुनते हो, जैसे मैंने अभी आपको लेक्चर दिया, आपको समझ नहीं लगेगा कि लिबरलिज्म मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो ये तो पहली शुरुआत है ना पढ़ने की, फिर आज नहीं आया तो कल आएगा, मैं बताऊंगा तब आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही बात है, इसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बच्चे सोचते हैं हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। बच्चे समझ क्यों नहीं आ रहा? समझ इसलिए नहीं आ रहा, देखिए अगर जिन बच्चों को हिंदी में नहीं पता, लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद। क्या मतलब होता है? उदारवाद। ठीक है दोस्तों, अगर समझ नहीं आ रहा, मेरे को भी स्टार्टिंग में चीज़ें समझ नहीं आती थी, लेकिन आज समझ आती हैं। ठीक है, अब स्टैटिज्म का क्या मतलब है? राज्यवाद। ठीक है दोस्तों, अब वो कहते हैं कि नो कंट्री हैज फाउंड ए गोल्डन मीन बिटवीन फ्री रेंज लिबरलिज्म एंड स्टैटिज्म। उदारवाद और राज्यवाद के बीच में कोई आस्था नहीं ढूंढ पाए है। अब देखिए G20 की जो मीटिंग हुई है ओसाका में, G20 क्या है? G20 बड़े 20 देशों का एक ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर अलग बात करने का समय है जब ऑर्गेनाइजेशंस की बात होगी। तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को अपना इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो लिबरलिज्म है, उदारवाद है, बिकम ऑब्सोलीट। क्या बन गया है? ऑब्सोलीट। देखिए ऑब्सोलीट एक का मतलब है अप्रचलित, पुराना हो जाना किसी चीज़ का। वो कहते हैं अब ये लिबरलिज्म पुराना हो चुका है। उन्होंने 3 मुद्दे उठाए लिबरलिज्म के लिए, लेकिन लिबरलिज्म के अंतर्गत कुछ मुद्दे आते हैं जिनमें से कुछ है, जैसे कि आते हैं रिफ्यूजी। ठीक है दोस्तों, रिफ्यूजी कौन होते हैं? एक देश छोड़ के दूसरे देश में जाना पड़ रहा है, अगर उस देश में अकाल पड़ जाए या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे जंग हो जाए, माइग्रेशन। ठीक है दोस्तों, LGBT कम्युनिटी इशू, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये सब का इशू। अब वो कहते हैं कि जो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन होती है वो इसको अपोज करती है। ठीक है दोस्तों, क्या करती है? अपोज करती है। तो इसका काउंटर करते हुए जब बात की गई तो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट डोनाल्ड टस्क से पूछा गया, तो उन्होंने कहा है कि जो भी ये क्लेम करता है कि लिबरल डेमोक्रेसी पुरानी हो चुकी है, अप्रचलित हो चुकी है, इसका मतलब ये कह रहा है कि फ्रीडम भी पुरानी हो चुकी है, स्वतंत्रता भी पुरानी हो चुकी है, लोगों के मानवाधिकार भी पुराने हो चुके हैं। उन्होंने कुछ इस तरह से इसका रिप्लाई दिया। वो कहते हैं भी ऐसा क्या बात है कि रशिया के प्रेसिडेंट अब ये बोले, ये पॉइंट की तरह बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि लिबरलिज्म की हर बंदा अपने तरफ से एक डेफिनेशन बना के बैठा होगा, लेकिन लिबरलिज्म, उदारवाद की डेफिनेशन 3 तरह की है। एक तो आर्थिक मोर्चे पर है, इकोनॉमिक, एक पॉलिटिकल, राजनीति मुद्दे में है, और तीसरा सोशल, सामाजिक में है। देखिए आर्थिक मोर्चे में इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या कहता है? देखिए इकोनॉमिक लिबरलिज्म कहता है एम्फेसाइज फ्री कंपटीशन। फ्री कंपटीशन को जितना बढ़ावा दे सकते हो दो। ठीक है दोस्तों, सेल्फ रेगुलेटेड मार्केट्स, मार्केट खुद को खुद रेगुलेट करें, सरकार बीच में हस्तक्षेप ना करे, कम से कम हस्तक्षेप हो। ग्लोबलाइजेशन हो, पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हो, बाजार। मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला। उसके बाद आता है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। पॉलिटिकल लिबरलिज्म वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं एसेंशियल गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो इंसान है उसकी गुडनेस होनी चाहिए। ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल, हर व्यक्ति को ऑटोनॉमी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। देखिए ऑटोनॉमी और फ्रीडम और ऑटोनॉमी में क्या अंतर है ये बता देता हूँ। फ्रीडम होती है स्वतंत्रता, एक होती है ऑटोनॉमी। देखिए फ्रीडम क्या होती है, आज़ादी क्या होती है? देखिए अगर मैं आज़ाद हूँ और मैं जाके किसी व्यक्ति को मार दूँ तो मेरी तो आज़ादी होगी, लेकिन उसकी तो मैंने बर्बादी कर दी ना उसकी तो मैंने बर्बादी कर दी। और ऑटोनॉमी क्या है? ऑटोनॉमी है कि मुझे मेरी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी जीते जीते किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी ज़िंदगी में उस दायरे में रहकर जीऊंगा कि जिसमें किसी को नुकसान भी ना हो और मैं अपना भी विकास कर सकूं। उसको ऑटोनॉमी, मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया, डेफिनेशनल टर्म नहीं बताई, आपको आसान बचाना ऑटोनॉमी क्या है। देखिए एक फ्रीडम का एक छोटा भाग है, ये समझ लीजिए। ठीक है, अगर एक बड़ा सर्कल फ्रीडम है तो ये ऑटोनॉमी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वो कहता है कि इंडिविजुअल, हर व्यक्ति को ऑटोनॉमी होनी चाहिए। स्टैंडिंग फॉर पॉलिटिकल एंड सिविल लिबर्टीज, उसको सिविल और पॉलिटिकल, राजनीतिक और जो सिविल होते हैं आम आदमी के अधिकार मिलने चाहिए, लिबर्टीज। ठीक है दोस्तों, फिर वो कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्वेनेंट्स के अंतर्गत जो तय किए गए हैं। फिर आता है सोशल लिबरलिज्म। सोशल लिबरलिज्म में कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स, जो माइनॉरिटी होती है, अल्पसंख्यक होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी रक्षा, जैसे कि LGBT कम्युनिटी, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज, ये कुछ मुद्दे चल रहे हैं।
अब देखिए, मिस्टर पुतिन अपीयर्ड क्रिटिकल ऑफ द अप्रोच ऑफ सम वेस्टर्न गवर्नमेंट्स बाय स्पेसिफिकली मेंशन इमिग्रेशन। देखिए, वो गंभीर है इस मुद्दे को लेकर। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन वो कह रहे हैं कि इमिग्रेशन, जो लोग इधर उधर जाते हैं देश विदेश से, ठीक है, मल्टी कल्चरलिज्म, LGBT कम्युनिटी एंड देयरफॉर सीम टू फोकस ऑन सोशल पॉलिटिकल लिबरलिज्म। देखिए, वो कहते हैं कि अकेले पुतिन ही ऐसे है क्या जो लिबरलिज्म से मतलब कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते। वो कहते नहीं, इंडिया के लीडर, चाइना के, टर्की के, ब्राज़ील के, फिलीपींस के, ये उन देशों के लीडर्स हैं, और कुछ हद तक वो कहते हैं यूरोप के भी, ये उन देशों के लीडर्स हैं जो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड, बिलीव इन हाईली सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। वो कहते हैं कि जो केंद्र है ना, देश का केंद्र, जैसे हमारे देश का केंद्र सरकार है, वो केंद्र मजबूत होना चाहिए ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सके, और जब पॉलिटिकल राजनीतिक स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी। वो ये मानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद वो बात करते हैं कि लिबरलिज्म हैज़ बीन द डोमिनेंट सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन वेस्ट। जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ी सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म, सामाजिक और राजनीतिक। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ ज़्यादा मतलब स्पीड पकड़ी इसने, कुछ ज़्यादा ही ये ताव में आ गई। तो वो कह रही है कि मैनी इवन इन दी वेस्ट नाउ बिलीव इन इट कुड बी डिक्लाइन। वो कह रहे हैं कि अब बहुत से लोग मानते हैं कि पश्चिमी देशों में भी अब लिबरलिज्म, उदारवाद कहीं ना कहीं गिरना शुरू होता है। उसके सबूत क्या है? सबसे पहला सबूत कि सपोर्ट फॉर ब्रेक्जिट इन यूनाइटेड किंगडम। देखिए, मैंने आपको अभी पढ़ाया, इस लाइन को याद रख लीजिए, सपोर्ट फॉर ब्रेक्जिट इन यूनाइटेड किंगडम। देखिए, ब्रेक्जिट क्या है? देखिए कि यूरोपियन यूनियन बनी है बहुत सारे देशों की। मैंने अपनी करंट अफेयर की क्लासेस में बहुत बार समझाया है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस जैसे सारे देश मिलकर एक बड़ा संगठन बना लिया उन्होंने, ठीक है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कुछ पॉलिसीज, वो पूरे उस एरिया के जितने भी देश उस एक ऑर्गेनाइजेशन में, उस संगठन में आ गए हैं, वो सारे मिलकर पॉलिसीज एक साथ तय करते हैं। तो वहाँ से यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड भी उसी में है। अब वो निकलना चाह रहा है, ठीक है, तो निकलना चाह रहा है तो उसका नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन का बन गया BR। निकलना चाह रहा है तो उसका इंग्लिश बन गया एग्जिट, तो बन गया ब्रेक्जिट, ठीक है दोस्तों। तो वो कह रहे हैं कि जो ब्रेक्जिट को लेकर अब यूनाइटेड किंगडम में सपोर्ट मिल रहा है, सबसे पहला एविडेंस तो वो है। अब पहली बात आपको बता दूं, मैं डेफिनेशन में दोबारा जाता हूं। उन्होंने कहा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या होता है? जिसमें फ्री कंपटीशन होता है, सेल्फ रेगुलेटेड मार्केट होती है, और ग्लोबलाइजेशन होता है। ग्लोबलाइज मतलब हर देश के लिए दूसरे देश की मार्केट खोल दी जाती है, ठीक है दोस्तों। मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट मतलब देश का इंटरवेंशन, किसी देश की सरकार का अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप। और इकोनॉमिक तो यूरोपियन यूनियन तो एक तरह की आर्थिक व्यवस्था को लेकर ही तो बना था ना, ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल और आर्थिक। तो देखिए, सबसे पहला सबूत तो मैंने आपको यही दे दिया। दूसरी बात, वो कहते हैं सपोर्ट फॉर पॉपुलिस्ट लीडर सेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप तो आए इस मुद्दे पर थे कि कुछ लोगों को कहते थे इमिग्रेशन नहीं जाने देंगे। जैसे कि मैंने बताया, सोशल लिबरलिज्म में प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। किसी भी देश में अगर हम अमेरिका में जाएंगे तो वहां जाके हम माइनॉरिटी बन जाएंगे, क्योंकि वहां तो अंग्रेजों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से वो कहते हैं इमिग्रेशन, क्योंकि जो हम यहाँ से वहाँ गए उसे इंग्लिश में इमिग्रेशन ही कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वहां पे पॉपुलिस्ट लीडर, पॉपुलिस्ट मतलब ज्यादातर बड़ी पॉपुलेशन के लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं, आप इमिग्रेशन रोकिए, इमिग्रेशन रोकिए। और इसी मुद्दे पर एक बहुत बड़ा मुद्दा था डोनाल्ड ट्रंप के वहां आने का। दूसरा सबूत। तीसरा, वो बात करते हैं कि एक कैम्ब्रिज के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है डेविड रुचिमान। वो कहते हैं कि जो वोटर्स है ना पूरी दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, कि इंक्रीजिंगली बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी तेजी से बढ़ रहे हैं, कि उनका जो विश्वास है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पर, जो हमारे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं उनके ऊपर, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में। क्योंकि जो वेस्ट की डेमोक्रेसीज है ना, उसमें अच्छे से पहली बात तो काम नहीं हो रहा। दूसरा, वो फेल टू डिलीवर, जिस मुद्दे को लेकर, जो चीज़ों को लेकर आती है, वो डिलीवर करने में, वो देने में रह जाती है, और बहुत लंबे लंबे समय तक काम चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे फाइनेंशियल डाउनटर्न 2008 का जो आर्थिक मंदी है, उसने सबसे बड़ा काम किया कि लोग कहीं ना कहीं से बचना शुरू हो गए एक दूसरे से। क्योंकि देखिए, मंदी कैसे आई थी 2008 की। अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंक था जिसका लेमन ब्रदर्स का, ठीक है दोस्तों। उन्होंने जब बैंकरप्सी घोषित की, बैंकरप्सी मतलब उन्होंने कह दिया कि हम दिवालिया हो चुके हैं, हमारे पास पैसे नहीं है देने को। उन्होंने फाइल कर दिया कि हम अपना बेचने के लिए सब सरकार को या किसी को भी सरकार बेचे, अब तैयार है। तो उससे क्या हो गया कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो गई। और इंडिया में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका बहुत सारे लोगों ने तर्क दिया कि काला पैसा साथ साथ रेगुलेट कर रहा था। तो उसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन था वो कहीं ना कहीं से बैकलैश हो गया, रुक गया।
प्रोटेक्शनिज्म बढ़ना शुरू हो गया। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज, वो किसी भी देश के ऊपर मन मर्जी का टैक्स लगाते जा रहे हैं, प्रोटेक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, लोकल सोल्यूशन हर चीज़ का ढूंढ रहे हैं, स्ट्रॉन्गर नेशन स्टेट्स, हर देश की सरकार ताकतवर होती जा रही है इस मामले को लेकर। तो कह रहे हैं कि जो लिबरलिज्म है वो वेस्ट में भी कम हुआ है। अब ये मत सोचिए कि यहाँ भी बात कर रहे हैं, पुतिन कुछ इस तरह से आर्ग्यूमेंट देके बात की जा रही है। तो फिर पुतिन कहते हैं कि जर्मनी ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की, उन्होंने 1 मिलियन मतलब 10 लाख रिफ्यूजीज को अपने देश में एंटर करने दिया। देखिए मिडिल ईस्ट में आपस में ISIS के साथ जंग लग रही थी, तो बहुत से लोग मारे गए, तो बहुत से लोग वहां से छोड़ के भागे, तो जर्मनी ने उनको अपने देश में एंटर करने दिया। तो बाद में वहां पे बहुत बवाल हुआ, लोगों ने कहा आपने क्यों एंटर करने दिया, सरकार पलटने तक आ गई। तो फिर वो कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन में भी अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठना शुरू हो गया है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट विद इंटरेस्ट ऑफ, जो मेजोरिटी की पॉपुलेशन होती है ना, तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं करती, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो कहते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप तो पहले इमिग्रेशन और माइनॉरिटी इश्यूज पर आए थे, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ग्रीस जैसी, जर्मनी जैसे और इटली जैसे देश है जो कि हाथ खुले छोड़ देते हैं कि आओ हमारे देश में, लेकिन वहीं पर यूरोपियन यूनियन के कुछ दूसरे देश जैसे कि पोलैंड और हंगरी जैसे देश लोगों को एंटर नहीं करने देते, वहां लिबरलिज्म गिर गया, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने ये अब मेंबर्स मान चुके हैं कि हम उस क्वेश्चन पर कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पाए कि हमें रिफ्यूजीज को अपने देशों के अंदर एंटर करने देना चाहिए कि नहीं। इस जो ये क्वेश्चन है ना हमारे सामने, ये सवाल खड़ा हो चुका है कि हमें लोग रिफ्यूजीज को अपने देशों में एंटर करने देना चाहिए कि नहीं करने दिए, हमें उस पर सोचना चाहिए। इसका मतलब वो ना भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब लिबरलिज्म कम हुआ है। फिर उस बात करते हैं कि लिबरल गवर्नमेंट डिक्टेटिंग LGBT कम्युनिटी वैल्यूज, ठीक है दोस्तों। डिप्लोर्ड लिबरल गवर्नमेंट्स डिक्टेटिंग LGBT वैल्यूज, मिलियंस ऑफ पीपल मेकिंग अप कोर पॉपुलेशन अपोज। देखिए जो बहुत सा बड़ी पॉपुलेशन होती है वो LGBT कम्युनिटी की जो कम पॉपुलेशन है उसको अपोज करती है। LGBT क्या है, लेस्बियन, गे, लड़की लड़के से शादी कर ले, लड़का लड़के से शादी कर ले, ट्रांसजेंडर, इन सब के लिए, ठीक है दोस्तों। वो कहते हैं हमें इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जेंडर पैरिटी इशू है ना वो सबसे ज़्यादा ब्रिटिश मीडिया ने, ब्रिटिश देशों की मीडिया ने, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने ज़्यादा उठाया है। लेकिन वो कहते हैं कि स्ट्रॉम अरोज्ड इन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड के एक स्कूल में, एक प्राइमरी स्कूल में सेम सेक्स रिलेशनशिप, जैसे लड़का लड़की से, लड़की लड़की से शादी करे, लड़का लड़का से शादी करे, उसके ऊपर पढ़ाना शुरू किया ना, तो वहाँ पे बहुत तरह के लोगों ने बवाल मचाया। तो ये बातें भी आ रही हैं, फिर वो कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो बात करते हैं कि अब आती है लिबर्टी वर्सेस प्रोटेस्ट। एक तो है लिबर्टी, एक है प्रोटेस्ट। लिबरलिज्म को लिबर्टी कह सकते हैं ना। वो कहते हैं कि अभी वाई हैज मिस्टर पुतिन एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन नाउ टू ए न्यूज़पेपर। देखिए वो कह रहे हैं कि मिस्टर पुतिन ने अभी न्यूज़पेपर को इतना अपना एक्सप्रेस क्यों किया, जबकि न्यूज़पेपर ही सबसे बड़े झंडा उठा के बैठे हैं लिबरलिज्म का। न्यूज़पेपर ही तो है जो सबसे ज़्यादा लिबरलिज्म का हर दुनिया में देश का झंडा उठाते हैं। तो वो कहते हैं कि जो हमारे देश का सिविलाइजेशन है, हमारी सभ्यता दूसरे देशों की सभ्यता से अलग है, तो इस चीज़ों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये कहीं ना कहीं एक तरह का चैलेंज खड़ा हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि देखिए जैसे भारत की सभ्यता इंग्लैंड की सभ्यता से और है, ठीक है, हमारी सभ्यता वहाँ की सभ्यता से फ़र्क है ना, चेंज है, तो वहाँ पे कहते प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस यही था आर्टिकल। तो दोस्तों अब आता है हमारा अगला आर्टिकल, बिग बैंग थ्योरी। अब ये बिग बैंग थ्योरी है क्या, तो ये समझ लें। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या है, देखिए हमारे देश के जो बहुत बड़े बड़े बैंक है ना, उनका मर्जर विलय शुरू हो गया है। विलय कैसे हूँ, क्यों विलय शुरू हो गया है, हम ये भी देखेंगे। विलय क्यों शुरू हो गया हम ये भी देखेंगे, और विलय के हमें क्या फायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं हमें ये भी देखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो कौन कौन से, सबसे पहले तो छोटी सी बात को दिमाग में बिठा लें, फिर ही आर्टिकल समझ आएगा। सबसे पहले तो कौन कौन से बैंकों का विलय हो रहा है, उसका विलय होने के बाद उनके पास संपत्ति कितनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, और किस आधार पर विलय, कि इस बैंक का इसी बैंक के साथ विलय हो, किस आधार पे हो रहा है ये भी तय करना है। सबसे पहली बात तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो रहा है, और उसके बाद उसकी जो कुल संपत्ति होगी 17.94 लाख करोड़ के पास हो जाएगी, और वो सेकंड लार्जेस्ट बैंक बनेगा। अब इन्हीं बैंकों का आपस में क्यों विलय हो रहा है, क्योंकि इनका जो बैंक के अंदर के जो सॉफ्टवेयर है, आप बैंक में जाओ तो वो कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, आपने कॉपी पकड़ाई, वो काम कर रहा है कंप्यूटर पे, वो ने पैसे निकाले, आपने डिपॉजिट स्लिप भर के दी, विड्रॉवल स्लिप भर के दी, कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं ना, वो इन सभी बैंकों का सेम है सॉफ्टवेयर, फिनेकल, इसलिए इन्होंने सेम किया।
अब कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक एक साथ आए, क्यों? और वो फोर्थ लार्जेस्ट बैंक बनेगा क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर आईफ्लैक्स सेम है। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेट बैंक एक साथ आए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये बड़े बैंक भी ना साइज में, इसलिए क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का नाम तो हमने बहुत सुना है। अब आता है इंडियन बैंक, फिर इलाहाबाद बैंक, फिर आता है एसबीआई बैंक का अमालगमेशन पहले हो चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा को भी आपस में उन्होंने पहले विलय कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका सबसे बड़े बड़े कारण देख लें क्या है। सबसे पहले तो हम जाएंगे हिस्ट्री में। इतिहास क्या बोलता है? इतिहास बोलता है कि जो नरसिम्हा कमेटी बनाई गई थी 1990 में, उन्होंने कहा था कि देखिए हमारे बैंक बहुत कमज़ोर हैं, बड़े कमज़ोर हैं, उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं। क्यों लड़खड़ा रहे हैं? उसका एक कारण है, पैर में कील चुभ गई है। जो कील चुभ गई है वो कील क्या है? वो कह रहे हैं कि देखो बैंकों के पास सारे पब्लिक सेक्टर पर अंडरटेकिंग बैंक्स हैं, मतलब सारे सरकारी बैंक हैं। अब कोई सरकारी बैंक जैसे आप लगा लो यूपी का एक आगरा शहर लगा लो, ठीक है। अब आगरा शहर में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की भी ब्रांच है, आगरा शहर में पंजाब नेशनल बैंक की भी है, और आगरा शहर में ही जो तीसरा बैंक इसके साथ जुड़ रहा था वो था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसकी भी ब्रांच है। तो वो जो कस्टमर है, 5-7 कस्टमर हैं, ठीक है दोस्तों, वो बट जा रहे हैं, है तो सारे सरकारी, आखिरकार एम तो उनका सरकार का लक्ष्य पूरा करना ही है। अब उसमें क्या होता है, अब एक शहर में 3 ब्रांचेज होने के कारण स्टाफ भी ज़्यादा रखा जाएगा, सैलरीज ज़्यादा, और भी बहुत सारे खर्चे, जैसे कि बैंक का किराया, जो जगह का किराया, बिजली के खर्चे, और भी बहुत कुछ, ट्रांजैक्शन, फिर जो वैन पैसे लोड करके आती है, ठीक है, चोरी होगी तो बात अलग है, वैसे मैंने तो नहीं की है। तो वो कहते हैं कि कंसोलिडेशन जरूरी है, कंसोलिडेशन थ्रू ए प्रोसेस ऑफ मर्जिंग स्ट्रॉन्ग बैंक्स। वो कहते हैं जितने भी ताकतवर बैंक हैं उनको एक साथ कर दीजिए। फिर उसके बाद एक और कमेटी बैठी थी, ठीक है दोस्तों, उस कमेटी ने कहा था कि देखिए आप स्ट्रॉन्ग बैंक्स का तो विलय कीजिए, लेकिन आप साथ में ना जो कमजोर बैंक है उनको शट डाउन कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, नायक कमेटी थी वो, सॉरी। तो बिगेस्ट प्लस ऑफ मर्जर इज दैट दे विल क्रिएट बैंक्स ऑफ स्केल। देखिए सबसे पहला बेनिफिट, वो कहते हैं क्यों बैंकों का मर्जर करना है। देखिए जो बड़े बैंकों का मर्जर होगा ना, वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल तय करेगा। बैंक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? देखिए जितने बड़े बैंक होंगे उतना ज़्यादा पैसा होगा, जितना ज़्यादा पैसा होगा, और देखिए अब 4-5 ब्रांचों की एक ब्रांच हो गई, ठीक है दोस्तों, एक ब्रांच होने के बाद से खर्चा कम हो गया, ठीक है, और जितने जो 15 के 15 अगर फॉर एग्जांपल लोग खड़े थे और 15 के 15 लोग इधर जाएंगे, हमारा खर्चा कम हो गया, 15 के 15 लोग उधर जा रहे हैं, कंपटीशन नहीं देना पड़ रहा, हमारे पैसों पे अच्छा इंटरेस्ट भी आएगा। तो क्या इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो गई। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब होता है कि आप प्रोडक्शन अपनी पैदावार इतनी कर दो। फॉर एग्जांपल देके कहता हूं कि आप अपने जितना भी जो भी आपके पास चाहे प्रोडक्ट है चाहे कोई सर्विस है, जैसे बैंकों में तो सर्विस होती है ना, कोई प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट जैसे मोबाइल हो गया, ठीक है दोस्तों, तो जो सर्विस देते हैं वो सर्विस इतनी ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है, इतनी सस्ती हो जाए कि वो आपको ज़्यादा उस पर बर्डन न लगे और आपको कमाई ज़्यादा हो, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बनेगा उसके सबसे, ठीक है। दूसरा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। देखिए जो दुनिया भर के बड़े बड़े बैंक हैं ना, उनकी लिस्ट में हमारा कोई बैंक नहीं है, तो वो कहते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड के बैंक होने चाहिए, हमारा बैंक भी तो कहीं आगे पहुंचे ताकि हम दुनिया में कम्पीट कर सकें, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। फिर वो कहते हैं कि जो ये एडवांटेज है, जो ये फ़ायदा मिलेगा हमें फ़ायदा मिलेगा विदाउट एडिक्वेट रिफॉर्म्स इन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस बैंक्स। जो बैंकों की मैनेजमेंट की में सुधार करने के बिना हमें ये फ़ायदा मिल जाएगा, अभी सुधार करेंगे तो और फ़ायदा मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम दोबारा अपने बैंक के उसी बात पर जाते हैं। अब देखिए वो कहते हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने बैंकों का मर्जर अनाउंस कर दिया, ठीक है। वो कहते हैं कि 5 सदियों में नेशनलाइजेशन के बाद, अब नेशनलाइजेशन क्या है वो भी देखते हैं, नेशनलाइजेशन के बाद ये सबसे बड़ा इवेंट है बैंक की इंडस्ट्री में जब ये पंगा लिया जा रहा है। नेशनलाइजेशन क्या था? देखिए नेशनलाइजेशन ये था कि जो बहुत सारे बैंक थे, बहुत सारे कारणों से, एक कारण मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे कारण थे वैसे, एक कारण था ये था, पहले तो बता दूं कि जो बहुत सारे प्राइवेट बैंक थे ना उस वक्त, ठीक है दोस्तों, कुछ आज़ादी से पहले खुले थे, कुछ आज़ादी के बाद में कोई कमेटी ने कहा था कि आप इसमें ना
सरकार को कहा था कि आप इसमें बहुत ज़्यादा बड़े स्तरों पर ना हिस्सेदारी लीजिए, जैसे 50 किसी ने 50% ले ली, कहीं पर 60% ले ली, हिस्सेदारी लीजिए और बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया, मतलब कि सरकारी बैंक बना दीजिए इनको। उस वक्त जरूरत थी। और उसका एक बहुत बड़ा कारण था, बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक कारण बता रहा हूँ। जैसे कोई भी असेंबली में एक पॉलिटिकल राजनेता होता है, ठीक है दोस्तों, तो वो क्या करते थे, वो बैंक की ब्रांच में जाते थे, क्योंकि वो कुछ भी रेगुलेटेड नहीं होता था, अच्छे से मैनेज नहीं होता था। तो वो कहते थे कि आप एक काम करो, जाके मैनेजर के पास बैठ के, आपको पता ना मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, नेता हूँ, नेता, आप मेरे इस बंदे को लोन दीजिए। अब वो चुका पाए या ना चुका पाए, वहाँ पर दिक्कत होगी। तो फिर वहाँ पर क्या होता था कि लोन मुड़ता नहीं था और बहुत पैसों की खराबी होती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब उसको तो वोट चाहिए, वो तो जीत गया, लेकिन बैंक तो डूब गए ना, बैंक डूब गए, देश डूबने के बराबर हो जाएगा। तो वहां पे वो क्या करते थे कि उन्होंने कहा कि टू क्रिएट अ बैंक ऑफ ग्लोबल, तो उन्होंने उसको नेशनलाइजेशन कर दिया। ये तो हम समझेंगे। अब नेशनलाइजेशन के बाद अब उसका मर्जर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन भी हुआ। तो उसको कहते हैं, अब सबसे बड़ी बात आती है, बॉटम लाइन इज क्लियर, जो 5 डिकेड के बाद, 5 डिकेड पहले नेशनलाइजेशन हुआ था, उसके बाद अब जो ये मर्जर हो रहा है, वो क्या करने का कारण क्या है। वो कहते हैं सबसे बड़ा कारण है कि हमने ग्लोबल लेवल के बैंक बनाने हैं अपने बैंकों को। दुनिया में जो बड़े बड़े बैंक हैं उनकी सूचियों में तो हमारा बैंक आता ही नहीं है, वो कह रहे हैं, सबसे पहली बात। फिर जैसा कि मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पर लेके जाना, मैंने अभी आपको बताया ना कि प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा कर दो कि आपका जो कॉस्ट है, आपका जो पैदावार की क्षमता है, जो खर्चा है, वो इतना कम लगे आपको कि प्रॉब्लम ही ना आए और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो। ये भी चीज़ भी करनी हो जाएगी। फिर वो कहते हैं जो बैंकों की बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है ना, बैंकों की बैलेंस शीट बिगड़ी, वो भी बच जाएगी। और हमने जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना पूरा करना है, उसके लिए हमें पैसा भी तो चाहिए, एक जगह पे होगा तभी फायदा होगा ना। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि देखिए जो सिनर्जीज है, जो ये तालमेल होगा, अब वो तालमेल इसके साथ प्रोडक्ट्स में भी होना जरूरी है, कॉस्ट में भी होना जरूरी है। कॉस्ट मतलब जो खर्चा करेगा बैंक, जो बैंकों में एम्प्लॉय बिठाते हैं, जो बैंकों की जगह ली, एटीएम के खर्चे, बिजली के खर्चे, बिजनेस चलेगा। ज्योग्राफी मतलब हर इलाके में एक ब्रांच पक्का होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों। फिर वो कहते हैं कि जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो कॉस्ट सिनर्जी है। अब देखिए कॉस्ट सिनर्जी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले 3-4 बैंकों की एग्जांपल लेकर बताया कि बहुत सारे बैंकों में अलग अलग खर्चा है। तो वो कहते हैं इस तरीके से सेट किया जाए कि मतलब हमारी कॉस्ट कम हो जाए, हमारा जो खर्चा है ना बैंकों की ब्रांचों को चलाने का या बैंक को चलाने का इतना कम हो जाए कि हमें वो पैसा बहुत बचे और उस पैसे को हम दूसरी जगह पर इस्तेमाल कर सकें। फिर वो कहते हैं कि ज्योग्राफिकल सिनर्जी का भी ध्यान देने की जरूरत है। ज्योग्राफिकल सिनर्जी का मतलब ये है कि जो हमारी ज्योग्राफिकल पेनिट्रेशन है, अब देखिए जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो गया, इसकी जो प्रेजेंस है ये नॉर्थ में और वेस्ट के स्टेटों में ज़्यादा है। अब जब ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, तो जिन जगहों पर पंजाब नेशनल की पहुंच नहीं होगी वहाँ उनकी हो जाएगी, ठीक है। अब जहाँ पे ओबीसी की ब्रांच नहीं होगी, तो जो उनका एक तरह से मिलन होने से उनकी रीच बढ़ गई, ठीक है दोस्तों। फिर वो कहते हैं स्टाफ रैशनलाइजेशन करने की जरूरत है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टाफ उस तरह से सेट करेंगे, खर्चा बचे उनका। फिर वो कह रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, उसमें वैसे ही ओवर स्टाफ्ड है, मतलब जो सरकारी बैंक है उसमें पहले स्टाफ इतना भरा हुआ है कि पूछो मत। फिर वो कह रहे हैं, अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मुझे लगता है ये इससे बाहर है। अब देखिए वो पहले ही कह रहे हैं कि ओवर स्टाफ्ड है, मतलब लोग पहले ही बैंकों में जितनी चाहिए उतने उससे ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब वो बैंकों में हो सकता है नौकरियां कम निकाले, तो इससे पहले कि कुछ हो ना तो नौकरी लेकर निकल जाओ आगे आगे, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको अभी बताया ही है, वो कह रहे हैं कि जैसे कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक, इनकी जो प्रेजेंस है वो कर्नाटका में ज़्यादा है और दक्षिणी प्रांतों में ज़्यादा है, ठीक है। और पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक की जैसे कि नॉर्थ और वेस्ट में ज़्यादा है। तो यहाँ पे वो कहते हैं आपको ये एक बहुत बड़ा स्टाफ रैशनलाइजेशन है ना, वो कह रहे हैं स्टाफ रैशनलाइजेशन में ना स्टाफ का इतने सही ढंग से इस्तेमाल कि मतलब वेस्ट भी ना हो पैसे और बचे भी रहें और स्टाफ का भी इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, कुछ भी वेस्ट ना जाए। स्टाफ रैशनलाइजेशन कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। तो वो कहते हैं बहुत सेंसिटिव इशू है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। फिर वो कहते हैं कि जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन है उन्होंने तो लाल झंडा खड़ा भी कर दिया कि यार ये क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद बात आती है निर्मला सीतारमण यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने फिर बैंक में भी कुछ सुधार करने की बात की। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट है बैंकों की उसको हम अकाउंटेबल बनाएंगे, उत्तरदायी बनाएंगे। जो बोर्ड को, जो बैंकों का बोर्ड होगा ना, उसकी जो मैनेजमेंट होगी ना वो बोर्ड को उत्तरदायी होगी। अब वो कहते हैं बोर्ड में भी ध्यान देने की जरूरत है। बोर्ड में जो अपॉइंटमेंट्स होगी ना, जो ऐसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होगी कि हाँ मेरा राजनेता हो तो मैं
देश का बहुत बड़ा नेता हूँ और ये मेरे साला साहब है और बैठाओ साला साहब को, आता कुछ होना हो। कहते हैं ऐसा काम नहीं होगा, सही काम होगा जिसमें प्रोफेशनलिज्म होगा। वो कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म इन गवर्नेंस, उसी को मौका मिलना चाहिए। फिर इसके बाद वो आखिर में एक बात कहते हैं कि जो ये बहुत बड़ा मर्जर एकदम से सभी बैंकों का अनाउंस कर दिया है, ना कि पहले या तो होता ना कि पहले कुछ बैंकों का मर्जर कर देते 15 महीने बाद, फिर दूसरे बैंकों का मर्जर कर देते, नहीं। वो कहते हैं जो एकदम से मर्जर कर दिया ना, उसके नतीजों को भी भुगतने के लिए या उस नतीजों को ढंग से मतलब जो उथल पुथल इंडस्ट्री में एक बार के लिए मचेगी उसको भी संभालने के लिए ना बैंक गवर्नमेंट को तैयार रहना चाहिए। ये बात आखिर में राइटर कहता है। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे कि कुछ कारण बताने थे, अब इससे हमें बेनिफिट्स क्या होंगे। बेनिफिट तो मैंने आपको वैसे भी अभी बताई हैं, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट कि हमारे पास जो ग्लोबल बैंक नहीं थे, मतलब दुनिया के बड़े स्तर पर ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं था, ग्लोबल लेवल पर कोई बैंक नहीं था। अब मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ग्लोबल लेवल में बैंकों में बैंक नहीं था, अब हमारे बैंक ग्लोबल लेवल पर पहुंच जाएंगे। कॉस्ट कटिंग, हमारी कॉस्ट कम होगी, जो हमारा खर्चा होता है ना बैंकों में ज़्यादा ब्रांचें चलाने का, वो होगा। जियोग्राफिकल रीच मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में बैंकों की पहुंच होगी। उसके बाद ज़्यादा पैसा होगा, ठीक है दोस्तों। और फिर वो कह रहे हैं कि ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स होगा, जो ट्रेंड लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स है वो भी काफ़ी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद वो कहते हैं हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ेगा, इंक्रीज इन बिजनेस होगा। फिर वो कहते हैं जो एनपीए का इशू है, नॉन प्रॉफिट एसेट का इशू है, वो थोड़े अच्छे तरह से रिजॉल्व किया जा सकेगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक थे, अब वो कुछ रहने से हमारे कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा, ये बात कह रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी एग्जामपुर की क्लास पूरी होती है। ओके फ्रेंड्स, बाय।